हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। क्वेश्चन फर्स्ट, नियोन के निम्न 3 समस्थानिकों के आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी। मतलब आपके सामने ये नियोन के 3 समस्थानिक दिए हुए हैं, इन तीनों समस्थानिकों के आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी। तो इन 4 ऑप्शनों में से उनका सही क्रम क्या होगा वो हमें निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो समस्थानिक होते हैं उनके जो विसरण की जो दर होती है वो ग्रेम के नियम के अनुसार होती है ना, ग्राम्स लॉ। तो ग्राम के नियम के अनुसार जो विसरण की दर होती है वो क्या होती है, तो वो विसरण की जो दर होती है आर, वो हमारी व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, तो मोलर द्रव्यमान का जो अंडर रूट है ना, उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यदि हमारा कम होगा उसकी विसरण की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और मोलर द्रव्यमान जितना कम होगा उतनी विसरण की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हमारे नियोन के समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा ये 20 वाला है, एक 21 वाला है और एक 22 वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 22 वाला जिसका मोलर द्रव्यमान ज़्यादा है उसकी विसरण की दर सबसे कम होगी, और 20 वाला जिसका मोलर द्रव्यमान कम है उसकी विसरण की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारे विसरण की दर का जो सही क्रम होगा जो आपके सामने है कि 20 वाले की विसरण की दर सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम हमारी 21 वाले की और उससे कम हमारी 22 वाले की। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसमें 20 वाले की विसरण की दर हमारी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम 21 वाले की होगी और सबसे कम हमारी 22 वाले की होगी। मतलब हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके, निम्न में से असत्य कथन है। आपके सामने ये 4 कथन दिए हैं, चारों में से कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है उसे निकालना है। तो पहला कथन हमारा है, अधिक वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब अधिक होता है। मतलब ऐसे द्रव जो अधिक वाष्पशील होते हैं ना, मतलब वाष्पीकरण की दर उनके अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब वाष्प ज़्यादा बनती है तो उस वाष्प के द्वारा जो डाला गया जो वाष्प दाब होता है वो हमारा क्या होता है, अधिक होता है। मतलब पहला कथन हमारा सही है कि अधिक वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। ओके, तो पहला कथन हमारा सही है। ओके, दूसरे कथन के अंदर जा रहे हैं, ताप में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे वाष्प के बनने की दर में क्या होती है, वृद्धि, है ना। मतलब ताप में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की दर में भी क्या होगी, वृद्धि। मतलब दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सही है। तीसरे कथन के अंदर हम जा रहे हैं, ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है ना। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जब ताप में वृद्धि करते हैं तो वाष्प के बनने की दर में क्या होती है, वृद्धि। तो वाष्प दाब के अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। नहीं, वाष्प दाब कम नहीं होता है, वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये कथन हमारा सत्य नहीं है ना, असत्य कथन है। और चौथा कथन हम देखते हैं, डाई मेथिल ईथर एथिल एल्कोहल की तुलना में शीघ्र वाष्पित होता है। तो हमारा जो डाई मेथिल ईथर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो बंद होते हैं, है ना, हाइड्रोजन बंद, है ना, हाइड्रोजन बंद होते हैं वो बनते नहीं हैं। और जबकि जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है उसके अंदर किसका, हाइड्रोजन बंद का फॉर्मेशन होता है। तो डाईमेथिल ईथर के अंदर किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं बनने के कारण, है ना, वो हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल की तुलना में शीघ्र वाष्पित होता है। मतलब ये हमारा कथन भी क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 4 कथनों में जो हमारा थर्ड कथन था वो हमारा क्या था, असत्य था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, आणविक ठोस का उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से आणविक ठोस कौन कौन से हैं वो हमें बताने। पहला हमारा है सल्फर, सल्फर S8। मतलब सल्फर के अंदर जो 8 परमाणु होते हैं वो मिल करके सल्फर का एक अणु बनाते हैं, और ये जो S8 होता है वो ठोस अवस्था में होता है। मतलब ये हमारा कौन सा ठोस है, आणविक ठोस है। इसके अंदर S8 के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वंडरवाल बॉन्ड उनके बीच में पाया जाता है। ओके, मतलब हमारा सल्फर जो S8 है वो हमारा कौन सा ठोस है, आणविक ठोस है। ओके, सेकंड हमारा है आयोडीन, आयोडीन I2। तो आयोडीन जो I2 होता है वो भी ठोस अवस्था में होता है। मतलब ये भी हमारा कौन सा ठोस है, आणविक ठोस है ना। I2 जो अणु है उसका जो ठोस बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आणविक ठोस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर S8 एवं आयोडीन I2
दोनों हमारे कौन से ठोस के उदाहरण हैं? आणविक ठोस के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑप्शन फोर्थ है वो क्या कह रहा है हमारा, जर्मेनियम जी एवं सिलिकॉन SI दोनों, क्या ये आणविक ठोस के उदाहरण हैं? नहीं, ये हमारे आणविक ठोस के उदाहरण नहीं हैं। ये जर्मेनियम और ये सिलिकॉन दोनों हमारे क्या हैं? उपधातु हैं। क्या हैं ये? हमारे उपधातु। और ये दोनों कौन से जालक बनाते हैं? तो ये हमारे जो ठोस अवस्था में होते हैं वो सहसंयोजक जालक बनाते हैं। कौन से जालक बनाते हैं? सहसंयोजक जालक। मतलब ये हमारे आणविक ठोस के उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आयोडीन और ये सल्फर दोनों हमारे क्या हैं? आणविक ठोस। ओके, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों के अंदर आपको कुछ ठोस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ आयोडीन दिया हुआ है, यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड दिया हुआ है, यहाँ लिथियम क्लोराइड दिया है और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है आयोडोफॉर्म, है ना। तो ये जो हमारे चार जो ठोस दिए हैं उसके सामने उनकी विशेषताएं दी हैं, तो उसमें से किसकी विशेषता सही नहीं है उसका जवाब हमें देना है। ओके, तो पहला हम लेते हैं आयोडीन। ओके, तो आयोडीन हमारा कैसा होता है? ठोस होता है। और इसकी क्या विशेषताएं दी हैं? एक तो ये स्लेटी होता है, उसका गलनांक कितना होता है? 1495। नहीं, यहाँ पर आयोडीन का जो गलनांक होता है वो 114 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना, 1495 डिग्री सेल्सियस होता नहीं है। मतलब ये हमारा गलनांक क्या है? गलत है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करता है। नहीं, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारा आयोडीन है वो कौन सा ठोस है? आणविक ठोस है, तो वो ठोस और द्रव अवस्था के अंदर विद्युत का चालन करता नहीं है। मतलब ये हमारा जो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है, ये हमारा क्या है? गलत है। ओके, दूसरे ऑप्शन के अंदर हम जा रहे हैं, हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड हमारा कैसा होता है? अत्यंत कठोर होता है, बिल्कुल सही, काला ठोस होता है। ओके, और 2700 डिग्री सेल्सियस पर ऊध्र्वपातन होता है। मतलब इतने डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या हो जाता है? ऊध्र्वपातन, है ना। मतलब डायरेक्ट ठोस से गैस में चेंज हो जाता है। मतलब ये सही है। ओके, उसके बाद हमारा दिया हुआ है लिथियम क्लोराइड। ओके, लिथियम क्लोराइड का यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो सफ़ेद ठोस होता है, इसका गलनांक हमारा 613 डिग्री सेल्सियस होता है, और द्रव होता है वो विद्युत का चालन करता है परंतु ठोस नहीं। ये हमारा जो आयनिक जो ठोस है तो वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन वो द्रव अवस्था के अंदर विद्युत का चालन हमारा करता है। क्यों? क्योंकि ठोस के अंदर जो आयन होते हैं वो फ्री होते नहीं है, और द्रव अवस्था के अंदर जो आयन क्या होते हैं? फ्री होते हैं, इसलिए द्रव के अंदर ये विद्युत का चालन करता है। ओके, और उसके बाद लास्ट हमारा है आयोडोफॉर्म, CH3। तो CH3 के अंदर क्या विशेषता दी हुई है कि ये हमारा एक तो पीला ठोस होता है, इसकी विशिष्ट गंध होती है। ओके, सही है ना। और उसका गलनांक होता है 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये तीनों बातें CH3 मतलब आयोडोफॉर्म से रिलेटेड बिल्कुल सही हैं। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड वाली जो मिलान वो सही है, लिथियम क्लोराइड वाला सही है, और ये हमारा जो आयोडोफॉर्म वाला वो भी सही है। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये जो हमारा आयोडीन से संबंधित जो बातें लिखी है वो हमारी सही नहीं है। मतलब ये वाला मिलान सही नहीं है। ओके, KBr का 1.135 m है ना, यहाँ पर m स्मॉल है ना, मतलब यहाँ पर मोललता की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो 1.135 m बिलियन बनाया जा सकता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि 1.190 ग्राम KBr को 1 लीटर जल में घोलकर। सेकंड ऑप्शन हमारा है 1.135 ग्राम KBr को 1 लीटर जल में घोलकर। थर्ड ऑप्शन हमारा है कि 1.135 मोल KBr को 500 ग्राम जल में घोलकर। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है कि 1.135 मोल KBr को 1 किलोग्राम जल में घोलकर। ओके, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमें जो विलयन बनाना है 1.135 m मतलब मोलल सांद्रता, मतलब मोललता। ओके, तो मोललता हम कैसे निकालते हैं? तो इसके अंदर जो विलायक रहते हैं, विलायक हमारा कौन है? जल। तो जल को हम किस में लेते हैं? किलोग्राम और ग्राम के अंदर लेते हैं, तो ही हमें मोललता प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के अंदर जो जल है, जो विलायक है, वो लीटर के अंदर दिया है। मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोललता के अंदर जो जल होता है उसको हम किस में लेंगे? ग्राम और किलोग्राम के अंदर। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो हमारी जो मोललता होती है, जो m होती है, वो विलायक के प्रति किलोग्राम विलय के मोलों की संख्या होती है। मतलब जो प्रति किलोग्राम जो विलायक होता है उसके अंदर हम कितने विलय के मोल घोलते हैं वो हमारे कहलाती है मोललता। उसका जो फॉर्मूला होता है m = n/W। तो n हमारे कौन है? विलय के मोलों की संख्या, और W कौन है? विलय का द्रव्यमान।
जो किलोग्राम के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर विलय के मोल यदि हम 1.135 यदि हम लें और विलायक का जो द्रव्यमान है वो यदि हम 1 किलोग्राम लें, है ना, कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम लें, तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा उसकी जो मोललता, जो m की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, तो 1.135 m जो मोललता है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, जो हमें इस सवाल के अंदर हमें निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.135 जो मोल यदि 1 किलोग्राम यदि विलायक के अंदर हम घोलेंगे तो हमारा 1.135 जो मोलल सांद्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो पहले से ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जल है वो किस में लिखा हुआ है, लीटर के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन तो दोनों नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ पर जो जल है, जो विलायक है वो यहाँ पर 500 ग्राम है और यहाँ पर 1 किलोग्राम है। तो हमारा विलायक यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा हमको, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम हमारा जल जो है विलायक है, उसके अंदर हम 1.13 मोल यदि KBr को हम घोलेंगे तो उसकी जो मोलल सांद्रता है वो हमें 1.135 m प्राप्त हो जाएगी। मतलब KBr का ये वाला जो सॉल्यूशन है वो बनाने के लिए हमें 1.135 मोल KBr को 1 किलोग्राम जल के अंदर घोलेंगे तो ये मोलल कंसंट्रेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके।